सर संजीव, आईपीएस के रूप में आपने 33 साल का कार्यकाल पूरा किया है। अपने कैरियर में कोई ऐसा बात बताइए जो रोमांचक क्षण हो। अब पुलिस का इतना लंबा कैरियर है, उसमें इतनी जगह रहने के बाद रोचक और उसमें तो मतलब एक्साइटमेंट तो रहता ही है, लेकिन बहुत सारी अब उसको कोई एक स्पेसिफिक घटना का उल्लेख करना बड़ा मुश्किल काम है। अब कई जगह मतलब कई शहरों में रहे, जैसे धनबाद में रहे या मतलब उस एज एसपी धनबाद में भी रहे, या उससे पहले हजारीबाग में एज डीआईजी रहे, और भी अन्य शहरों में रहे, जैसे देवघर में यहाँ पर इससे पहले बिहार डेज में शुरू किया था, मुजफ्फरपुर, सारण, छपरा, लखीसराय, पूर्णिया वगैरह। तो बहुत से ऐसे इंस्टांसेस हैं जो अगर मतलब लखीसराय ज़िले में पोस्टिंग थी जब हम वहाँ पर 97 में थे, तो यंग एसपी थे, दूसरी या तीसरी पोस्टिंग होती थी वहाँ पर। बहुत ही उस टाइम का जो समय था बिहार डेज में, आप लोग भी जानते होंगे चूँकि पत्रकारिता में हैं आप लोग या आपके साथी बंधु वहाँ पर, तो हमेशा कास्ट वार्स होते थे, या उसके अलावा जो लखीसराय है, अभी तो खैर वहाँ पर थोड़ा बहुत नक्सल समस्या भी हो गई है, उस टाइम में वहाँ पर डकैती की घटनाएं, कास्ट वार्स वगैरह भी होते थे, और कुछ कुछ गैंग्स चलते थे जो कास्ट लेवल पर वो बने हुए रहते थे। वहाँ पर हमने जैसे जाकर के योगदान दिया था, तो मालूम चला था हमारा एक सब इंस्पेक्टर है, उसको गोली मार दी थी, और वो जो जितने भी क्रिमिनल्स थे वो सब लखीसराय और उसके आसपास ही छिपे हुए थे। तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस टाइम हम कोशिश करते थे कि घुड़सवारी भी करें, जो एकेडमी में हम लोग को सिखाई जाती थी, तो कभी कभार वहाँ पर एक दस्ता घुड़सवारों का भी रहता था। तो कियूल नदी के जो रहता है, जब पानी नहीं रहता तो उसी में हम लोग कभी कभी घुड़सवारी करते थे। तो इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर वो जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने हमारे सब इंस्पेक्टर को गोली मारी है, वो वहाँ पर छिपे हुए हैं। उसी दिन इंसिडेंटली क्राइम मीटिंग भी थी, क्राइम मीटिंग हम कर रहे थे, तो क्राइम मीटिंग में इन्फॉर्मेशन हुआ कि वो उसका लोकेशन आ गया है। तो हमने जितने भी हमारे ऑफिसर थे सबको कहा कि ठीक है, आप लोग प्लानिंग करके जाइए और जा करके उसको गिरफ्तार करके ले आइए। तो 2 घंटे जब तक हमारी क्राइम मीटिंग ख़त्म नहीं थी तब उसका एनकाउंटर हुआ, उसकी डेड बॉडी आ गई, सब हो गया, वो विधिवत उसमें। उसी तरीके से और एक चानन नाम का थाना है, अभी भी वहाँ पर थाना है, तो वहाँ पर भी कुछ दुर्दांत ऐसी क्रिमिनल्स थे जो कि डकैती भी करते थे, हत्याएं भी करते थे, रेप भी करते थे। तो काफ़ी दिन तक उनकी टोल ली गई, फिर एनकाउंटर हुआ। तो वहाँ पर उसके बाद जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि अगर कोई क्रिमिनल है और जेन्युइन क्रिमिनल के साथ एनकाउंटर हुआ है, तो थाने से लेकर के और कई किलोमीटर तक गांव वाले वहाँ पर उसको देखने, मतलब एक प्रोसेशन की तरह और एक उत्साह के साथ सब देखने आते थे। तो इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो इस लंबी यात्रा में हुए हैं। इस दौरान जैसे काफ़ी लंबा आपका कार्यकाल भी रहा, तो सबसे मतलब टफेस्ट या चैलेंजिंग पोस्टिंग आपकी कहाँ रही है? चैलेंजिंग नहीं, तो इंटेंशन साफ रहा है हमारा। तो पुलिसिंग की तो मतलब अब जो बताया उस दौरान में भी जो बिहार के डेज थे उस टाइम में, तो 90s का दौरान इतना था, क्रिमिनल्स भी होते थे, कास्ट वार्स होती थी, ये जैसे ख़ास तौर से जो मध्य बिहार होता था, गया, औरंगाबाद और ये सब जो क्षेत्र होता था, अरवल वगैरह, वहाँ भी रहे। उसके बाद फिर झारखंड में आए, तब उतनी शुरू के दौरान यहाँ भी नक्सल समस्याएं थी, जैसे गिरिडीह एसपी का प्रभार कुछ दिन था वहाँ पर। उस टाइम में बिल्कुल 2000 जैसे राज्य बढ़ा ही बढ़ा था, तो ये खतरा लगा रहता था कि कहीं हमारा थाने के ऊपर हमला ना हो जाए, नक्सलाइट हमला करके थाना वाना ना लूट ले। लेकिन धीरे धीरे फिर पिछले 20-22 वर्षों में जो पुलिस की मतलब भूमिका है वो भी बदली है, संसाधन भी बढ़े हैं, मैन पावर भी बढ़ी है और ट्रेनिंग भी बढ़ी है। तो चैलेंजेस तो सभी जगह कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते ही हैं। सर, अभी स्टेट पुलिसिंग में सर क्या चैलेंजेस देखते हैं सर आप? स्टेट पुलिस में चैलेंजिंग तो अभी में से तो कोई भी घटनाएं होती हैं, अपराध की घटनाएं चैलेंजिंग ही होती हैं, लेकिन अब थोड़ा सा जो ओवरऑल एक पुलिसिंग का दायरा है, पुलिसिंग का जो एस्पेक्ट है, उसमें हम ये देखते हैं, आकलन करते हैं कि अभी तक नक्सल की जो समस्या थी वो एक मुख्य मुद्दा थी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन अब धीरे धीरे वो समस्या कम होती जा रही है। तो उसमें अब आर्थिक समस्याएं बढ़ेंगी, और ख़ास तौर से जो कम्युनल वाला जो पोर्शन है कि कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी बड़ा ऐसा मौका होता है, तो वहाँ पर कम्युनल टेंशन तुरंत पैदा हो जाता है, और वहाँ पर कम्युनल प्रॉब्लम होने की ज़्यादा चांस होते हैं, चाहे उसमें कोई रीज़न हो या उसको बनाया गया हो। तो आर्थिक अपराध और एक्सटॉर्शन वगैरह जैसे जैसे नए एरियाज़ खुल रहे हैं, चाहे वो हजारीबाग का एरिया हो, चाहे वो चतरा का एरिया हो, या और भी जो दूसरी जगह हैं, तो फिर वहाँ पर
इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ वहाँ पर उसमें इकोनॉमिक क्राइम भी बढ़ता है, साइबर क्राइम भी उसका ये एक आस्पेक्ट है। तो ये सब समस्याएं अब नई समस्याएं होंगी। आप धनबाद में एसपी रहे, हजारीबाग में डीआईजी रहे, लेकिन ये कोयला वाली समस्या शुरू से लेके अब तक पुलिस पे हमेशा ये आरोप लगता है कोयला चोरी करने कराने या उससे रिलेटेड जो इलीगल ट्रेड है उस पर, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसके भी कई एस्पेक्ट हैं। पुलिस का तो रोल सिर्फ एक लिमिटेड रोल है, उसके अंदर और भी अन्य विभाग हैं उसके अंदर, और उसके अलावा फिर बेरोजगारी, काम ना होने का, इजी मनी, ये सब सारे उसके अंदर फैक्टर्स हैं। जो पुलिस है वो सिर्फ उसका एक ही उसका एक सीमित रोल है कि अगर वहाँ पर कोई चोरी हो रही है तो उसके अंदर अगर पब्लिक सेक्टर की कंपनी है तो उसका पहला रोल है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसी की प्रॉपर्टी है, उसको रक्षा करने के लिए, गार्ड करने के लिए बाकायदा वहाँ पर CISF का फोर्स रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर स्टेट के गवर्नमेंट के भी कुछ डिपार्टमेंट हैं, माइनिंग्स वगैरह, उनका भी सबका रोल है। तो सबका अपना अपना अलग रोल है। पुलिस उसमें सिर्फ एक ही उसका मतलब भूमिका है कि अगर कोई चोरी कर रहा है या कुछ है तो उसको केस दर्ज करके उसके ऊपर एक्शन किया जाए। झारखंड में नक्सल के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ, अब लगभग कहा जा रहा है जो नक्सल मुक्त हो जाएगा झारखंड। इसमें राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल दोनों ने संयुक्त रूप से काम किया, केंद्र ने भी इसको सराहा। आप इसका श्रेय किसको देते हैं? पुलिस का, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी काम होता है वो टीम वर्क होता है, चाहे वो थाने के लेवल से शुरू हो, जिले के लेवल पर हो या और उसके ऊपर हो। तो ये टीम की तरह ही सब पूरी तरह से अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, तभी उसके अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। इसी तरह से जो नक्सल समस्या है उसमें स्टेट पुलिस का अपना अहम रोल है, और साथ में जो लगातार हमारे अर्धसैनिक बल हैं, चाहे वो CRPF हो या और अन्य बल हों, उनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शुरू के दिनों में उनके पास बेहतर अस्त्र थे, बेहतर ट्रेनिंग थी और बेहतर उनको इस चीज़ को डील करने की जानकारी थी। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों का भी अपना जो स्टेट का फोर्स है वो रेज हुआ है, नए लड़के, नए ऑफिसर्स उसमें इंडक्ट किए गए, नए आर्म्स इक्विपमेंट्स उसको दिए गए। तो दोनों का ही मतलब मिला जुला करके दोनों का ही रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन, सबसे अच्छा जो कोऑर्डिनेशन इसका अर्धसैनिक बलों के साथ है वो झारखंड का ही है। चतरा के अलावा लौंग में अभी 65 लाख के 5 इनामी नक्सली मारे गए, ये आपकी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उनका जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि बकौड़िया कांड का दूसरा रूप है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, उस पर हम क्या कहेंगे, वो तो साक्ष्य जितने भी हैं प्रमाणित हैं। जो उससे पहले वहाँ पर इंफॉर्मेशन था, इंटेलिजेंस थी, सब कुछ था। और सबसे ज़्यादा चीज़ है कि उनका जो रिकॉर्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसमें निर्दोष हो या कोई बाहर से हो, वो सबका अपना अपना पुराना रिकॉर्ड है। किसी के ऊपर 50 केस हैं, कोई 10 साल 12 साल से नक्सल मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। पुलिस वालों के साथ उन्होंने हत्याएं करने में पूरे के पूरे 10 से ज़्यादा 12 सिपाही और एक ऑफिसर की उन्होंने हत्या की थी। तो 50 ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिसमें ये सब इन्वॉल्व रहे थे। और उस दिन भी वो वहाँ पर जो घटना घटी है वो सही घटना है, इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस के आधार पर वो हुआ था। इस मामले में जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन का जो था मामला, उसमें ये हमने ज्वाइन करने के बाद फिर वो जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम वाला था उसकी समीक्षा की थी, जो कि अभी मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, अनवरत सिलसिला जो चल रहा है अभी भी। उसी दौरान धनबाद में इस गिरोह का या इस अपराधी का नाम सामने आया था, और वहाँ पर जो आम नागरिक हैं या और वो इन्फॉर्मेशन है उससे भी मालूम चला था कि ये जो अपराधी है ये काफ़ी धमकी देता है एक्सटॉर्शन के लिए, जो वहाँ पर संभ्रांत व्यक्ति हैं उनको या बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको। तो उसके बाद फिर इसका रिकॉर्ड्स वगैरह देखा गया था कि कहाँ पर इसके वेयर अबाउट्स क्या हैं, क्या इसकी एक्टिविटी है, तभी फिर ये डिटेल मालूम चला था। लेकिन ये हैदराबाद से बहुत बाहर आ गया, तो ये कैसे? अब वो जो पासपोर्ट उसने बनवा लिया था उसमें निश्चित रूप से जो लोकल लेवल के ऑफिसर्स हैं, पुलिस अफसर हैं, वेरिफिकेशन में उन्होंने गलतियां की हैं, जिसकी उनको सजा भी मिली है। और आगे हम लोग करेक्टिव मेजर्स भी ले रहे हैं, बाकी उसको रद्द कराने की प्रक्रिया और बाकी जो आगे कार्रवाई होगी। साइबर अपराधियों ने देश में राज्य की छवि को धूमिल किया है, जामताड़ा उसका सब उदाहरण भी है। तो हमारे पास उससे निपटने का कोई ठोस उपाय है क्या योजना है हमारे पास? उस पर काम चल रहा है। अब तो जितने मतलब पहले आज से कुछ वर्षों पहले जितने कांड होते थे उसकी कांडों में कमी भी आई है, और हमारे नए थाने भी खुले हैं उन सब एरियाज़ में। उसके अलावा लगातार जितनी भी ट्रेनिंग है, हम लोग अपने अफसर्स को ट्रेनिंग यहाँ झारखंड में भी ट्रेनिंग दिलाते हैं या बाहर के इंस्टीट्यूट्स में भी ट्रेनिंग उनकी लगातार हम करवा रहे हैं। और बाकी जो गैजेट्स वगैरह हैं वो भी नए गैजेट्स लेकर के नए ऑफिसर्स को भी ट्रेन किया जाएगा कि जो ऑलरेडी लगे हैं
या आने वाले 5 साल में जो काम करेंगे उनको भी तैयार किया जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग सजग हैं और उस पर काम चल रहा है। हाल के दिनों में और पहले भी सरकारी अंगरक्षकों को लेकर सवाल उठते रहते हैं सर, कि इनका दुरुपयोग हो रहा है। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें समय पर नहीं मिल पाता है, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको मिल जाता है। और जो लोग बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहे हैं सर लंबे समय से, उनको फायरिंग का ट्रेनिंग देना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि कितने सालों से सर उनको ट्रेनिंग भी दिया गया है। तो कोई नियम सर अपने स्टेट में आज तक नहीं बन पाया ये 23 सालों में सरकारी अंगरक्षकों के मामले में सर। नहीं, नियम तो उसका है, मतलब जिला लेवल पर एक जिला सुरक्षा समिति है जिसको कि उपायुक्त हेड करते हैं, पुलिस अधीक्षक उसके मेंबर होते हैं। तो जितने भी सरकारी अंगरक्षकों के या जो खतरा होता है उसका आकलन के बेसिस पर, स्पेशल ब्रांच के इनपुट के आधार पर उसको देना है कि नहीं देना है, किस तरह का खतरा है, कितना खतरा है, उसके आधार पर वो जिला सुरक्षा समिति अनुशंसा करती है और फिर वहीं से दिया जाता है। और बाकायदा क्या यहाँ पर जो जिला मुख्य क्या स्टेट लेवल के जो बेसिस पर है वहाँ पर वो ये इसका स्पेशल ब्रांच का काम है कि उसका आकलन करना कि कितने खतरे हैं, क्या हैं, और उसकी अनुशंसा करना। और जहाँ तक रही बात ट्रेनिंग की, फायरिंग कराने की, तो वो हर जगह ज़िले में आज से नहीं, शुरू से ही वो उसकी व्यवस्था है। अब वो कराते हैं जो लोकल ऑफिसर्स हैं या नहीं, वो चेक करने वाली बात है। लेकिन हर साल जो है वो जितने भी ज़िले में तैनात पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो जिस रैंक के हों, उनको प्रिफरेबली एक बार टारगेट प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी चाहिए। झारखंड पुलिस निगम से पावर ब्रोकर विशाल चौधरी ने भी 2 काम लिए थे। ईडी की छापामारी के बाद वो टेंडर फिर रद्द करना पड़ा। इस पे आप क्या कहेंगे और क्यों रद्द किया गया था काम? अब जिस तरह से वो ओपन टेंडर होता है, ओपन टेंडर के आधार ही पर उसमें वो कुछ काम उसको मिला था, और जब उसकी कुछ शिकायतें, उसकी शर्तें कुछ कम पाई गई थी तो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसी के तहत उसको कैंसिल करके उसको ब्लैकलिस्ट किया गया था। सर, आप झारखंड पुलिस हाउसिंग निगम में चेयरमैन और एमडी भी रहे हैं और वहाँ कई कार्य कराए हैं। आगे की कोई योजना सर? नहीं, वहाँ कार्य तो काफ़ी हुए, कार्य चल भी रहे हैं, और उसमें जितना काम होता था उससे करीब दुगना काम हुआ जो पिछले 2 वर्षों से पहले जो होता था। जितना सरकारी पैसा होता था वो खर्च भी नहीं हो पाता था, वो सब हुआ। और उसमें रिवेन्यू जनरेशन भी जो निगम करती है तो वो वापस राज्य सरकार को लौटा देती है जो प्रॉफिट होता है। तो वो भी सबसे अधिक प्रॉफिट जो है पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य सरकार को वापस मतलब दिया गया था। तो प्रॉफिटेबल वेंचर, वो उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। उसके अलावा जो निगम था वो पहले सिर्फ पुलिस और पुलिस से रिलेटेड बिल्डिंग्स का ही काम कर सकता था। तो हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लेकर के सरकार के लेवल से उसको थोड़ा सा और खुलवाया कि वो दूसरे विभागों का भी काम करे। तो उसके तहत झारखंड फायर सर्विसेज का, होमगार्ड्स का और जेल का काम करने का भी वो उसमें शुरुआत हो गई। उसका सरकार के लेवल से परमिशन मिल गई। दूसरे स्टेट के जो पुलिस कॉरपोरेशन निगम हैं वो न सिर्फ अपना पुलिस विभाग का या जेल और फायर सर्विसेज का, बाकी दूसरी और जो नॉर्मल बिल्डिंग एक्टिविटीज़, जैसे यूपी का जो पुलिस निर्माण निगम है वो तो और भी जितने भी तरीके के भवन हैं जिसमें और दूसरी पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग टेंडर डालती है या पार्टिसिपेट करती है, तो वो सब जितने भी ओपन फोरम है उस पर करते हैं। तो वो खैर अभी यहाँ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी प्रगति उसमें हुई है यहाँ के पुलिस निगम में भी। खुफिया विभाग की विशेष शाखा में एडीजी रैंक के अधिकारी की तैनाती बहुत लंबे समय से लंबित है, और तो आईजी रैंक के अफसर से कब तक काम चलाते रहेंगे? नहीं, इसका प्रस्ताव जो है ये सरकार के लेवल पर भी भेजा गया है और सबको सरकार के लेवल पर भी जानकारी, आवश्यकता तो निश्चित है वहाँ पर एडीजी रैंक के अफसर की। सर, जानना चाहेंगे कि आईपीएस ऑफिसर्स का प्रमोशन समय पर हो जाता है, लेकिन कनीय पुलिसकर्मियों को यह अवसर प्राप्त नहीं हो पाता, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब जो पुलिस मुख्यालय के लेवल से होने वाली चीज़ें हैं या राज्य सरकार के लेवल से हैं, तो इसमें लगातार हम लोग तो कोशिश करते हैं कि जितने भी जो जिसकी चाहे जिस भी रैंक के हों, कांस्टेबल हों, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर हों, उसकी टाइम टू टाइम। लेकिन अभी कुछ दिनों से इसलिए नहीं हुई कि यहाँ की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अंदर कुछ अभी काम चल रहा है। वो सिर्फ पुलिस विभाग के लिए, अन्य विभागों के लिए भी तो उसमें जब तक कि कोई डिसीजन नहीं हो जाता है तो एक वजह तो रुकने की ये भी थी। और बाकी हम लोगों को तो कोशिश होती है कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे मैन जो हैं, जब उनको प्रोन्नति ड्यू है तो टाइम से हो जानी चाहिए। सर, राज्य में जमीन विवाद से जुड़े मामलों में लगभग 65%
65% हत्याएं होती हैं सर। इससे निपटने के लिए हमको तो नहीं लगता है कि बहुत कुछ किया जा रहा है, न पुलिसिंग के स्तर पे और न ही प्रशासनिक स्तर पे। जबकि कई बार बातें हुई कि ग्राउंड लेवल पे आम जन समस्या सुन के इसका समाधान किया जाए, लेकिन सर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। नहीं, तो इसके भी तो कई आयाम है ना, सिर्फ पुलिस का ही इसमें एंगल नहीं है। तो जैसे जो ज़मीन का भूमि का नेचर है उसके बारे में भी हमको लगता है, जहाँ तक याद है कि 2-3 साल पहले कुछ एक ऐसा स्टडी किया गया था पुलिस मुख्यालय के लेवल पर, जिसमें ये हुआ था कि इसके जो अंडरलाइन कॉजेज, मतलब क्या मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से ये रांची या बाकी जो झारखंड के अलग अलग एरिया हैं वहाँ पर इतनी समस्या क्यों होती है। तो कुछ उसके अंदर निष्कर्ष भी निकला था। लेकिन अब ये इसमें तो कई विभागों का जब तक कि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक की समस्या जो है, ज़मीन की भी कमी है, जनसंख्या बढ़ रही है, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं, तो बहुत सारे काम हैं इसमें। सिर्फ पुलिस का ही मतलब रोल नहीं है और अन्य विभागों का भी रोल है। झारखंड में सर सड़क दुर्घटना में हर दिन लगभग 10 लोग मर रहे हैं। सड़क सुरक्षा उपकरण के लिए मुख्य सचिव के निर्देश पर पैसा भी पुलिस मुख्यालय को परिवहन विभाग ने दिया था, लेकिन खरीद नहीं हो पाई, ऐसा टेंडर तक भी नहीं हुआ। नहीं, इसमें इधर हम लोगों ने समीक्षा की है और बात आपने सही कही कि उसमें पैसा उपलब्ध है, लेकिन अब वो मतलब बीते हुए समय में क्यों नहीं उसकी खरीद हो सकी, मतलब क्या कारण है वो हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन वो प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, उसके अंदर मीटिंग भी फिर दोबारा हो रही है और ये क्या कहते हैं, निर्णय भी लिया गया है कि जो पैसा है उसका बेहतर यूटिलाइजेशन और टेंडर वगैरह वो जल्दी ही 2-3 महीने के अंदर में उसमें काम होता हुआ आपको दिखाई देगा। पीपल्स फ्रेंडली पुलिसिंग की बात अक्सर उच्च स्तर पर कही जाती है, और लेकिन आज भी थाना पहुंचने पर आम लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही है। मतलब कम्युनिटी पुलिसिंग हो या पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग हो, ये तो सभी चाहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के ऑफिसर्स। और कुछ स्टेट्स में जैसे केरला वगैरह में तो खासतौर से इसमें काफ़ी प्रगति हुई है। और दोनों ही तरीके की चीज़ें हैं कि एक तो काम अधिक हो, थाना लेवल पर काम अधिक होने की वजह से, या फिर मतलब एक एटीट्यूड वैसा बन जाता है जो कि गलत एटीट्यूड है कि जब आप पुलिस सर्विस में आ जाते हैं जिस भी रैंक में हो तो आम नागरिकों को आप ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं। तो उसमें भी हम लोग भी सेंसिटाइजेशन का प्रयास कर रहे हैं और बाकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें भी लगातार बताते हैं कि ठीक तरह से बिहेव करना चाहिए, और अगर इस ज़्यादा शिकायत आती है तो पनिशमेंट और दंड वगैरह भी दिए जाने का इसमें संभावना है। तो हम लोग अपने लेवल से उसको कर रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं। जिलों में और यहाँ तक कि राजधानी में भी बहुत से थानों में जो बैरक्स हैं उसमें संसाधनों का घोर अभाव की शिकायत आती है। तो इसको दूर करने के लिए पुलिस क्या प्रयास कर रही है और इससे पुलिस का मनोबल नहीं गिरेगा क्या, जो काम करते हैं वहाँ पे उन लोगों का? नहीं, वो बात सही है कि जितनी पुलिस होनी चाहिए उतनी, अगर मोटे तौर पर देखें तो पुलिस की संख्या भी कम है और जो संसाधन है वो और भी कम है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल की अपेक्षा में इधर संसाधन बढ़े हैं। जो थाने की क्वालिटी, बिल्डिंग की क्वालिटी है या बैरक की क्वालिटी है या संख्या, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, और लेकिन उसके साथ साथ पुलिस में भी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और राज्य सरकार के पास जितने संसाधन है राज्य सरकार उसमें दे रही है और इसमें काम भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। अब लगातार तो काम ही चलने वाला है। संसाधनों की जो है वो, चाहे वो वित्त हो चाहे फाइनेंस हो, एक लिमिट है उसकी भी जितनी राज्य सरकार सपोर्ट कर सकती है। तो जो सीमित संसाधन है उसमें बेहतर तरीके से कोशिश की जा रही है कि बेहतर जो पुलिसकर्मी हैं उनको संसाधन, उनको सुविधाएं मिल सकें। इसमें लगातार काम जारी है, चल रहा है। पुलिस मुख्यालय से एक आदेश जारी हुआ था कि वाहनों के कागजात इंस्पेक्टर या उससे ऊंचे पद के लोग ही जांच करेंगे, लेकिन अभी ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पे कागजात के जांच के नाम पे लोगों का दोहन कर रही है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, वैसे अगर कोई शिकायत आ रही है तो आप उसको, चाहे तो जो कंसर्न है, आप तो पहले यहाँ पर ट्रैफिक एसपी की भी जो पोस्ट थी वो खाली थी, अब तो रेगुलर ट्रैफिक एसपी भी हो गए और उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। तो अगर कोई इस तरीके की स्पेसिफिक शिकायत है या शिकायतें हैं तो आप उसको हाईलाइट करिए, जो विक्टिम अफेक्टेड पार्टी है उसको कहिए कि वो संज्ञान में लाएंगे, जो सक्षम अधिकारी है उनको तो कार्रवाई होगी उस पर। बालू पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है पर बालू का परिचालन चल रहा है। विपक्षी दल हमेशा पुलिस पर सवाल उठाते हैं, फिर पुलिस इससे दूर नहीं रह पाती। नहीं, इस पर तो पॉलिसी डिसीजन होने वाला है ना, राज्य सरकार के लेवल से पॉलिसी डिसीजन होगा और बाकी इसमें भी कई विभाग इन्वॉल्व हैं। तो अगर इस तरीके की कोई शिकायत है तो उस पर कार्रवाई होगी।
राज्य में ड्रग वाले मामले और एक एडवांस ड्रग का एक सिम्टम रांची में भी दिखने लगा। हाल के दिनों में ब्राउन शुगर या और उससे रिलेटेड बहुत सारे ड्रग ट्रैफिकर्स पकड़ाए भी हैं। क्या लगता है कि इस पे पुलिस कुछ अलग काम कर रही है या करने की ज़रूरत है? हाँ, ये समस्या जो है वो डिस्कस हुई थी और इधर ख़ास तौर से जो स्कूल्स हैं उसके आसपास में इस तरीके की घटनाएं लगातार सुनने में आ रही हैं और हो भी रही हैं। तो इसमें काम भी हुआ है, ATS ने कुछ इसमें गिरफ्तारियां भी की हैं और आगे भी इसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी एज एंड व्हेन। DGP के तौर पर सर अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे काम करना चाहेंगे जिसको लोग लंबे समय तक याद करें सर? तो नेचुरली मैं अगर भी तो जनरल आपका एक रिमार्क है तो उसका वैसे ही जवाब है कि मतलब पुलिसिंग में बेहतरी आए, पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग हो और मतलब अपराध में कमी आए। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो आम नागरिकों को अफेक्ट करती हैं, जितना संभव होगा उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आपके कार्यकाल में झारखंड पुलिस को अपना एक्ट मिल जाए सर। बहुत दिनों से लंबित है प्रस्ताव सरकार के पास अपना पुलिस एक्ट सर। आज भी हम लोग अंग्रेजों वाला पुलिस एक्ट ही अडॉप्ट करके काम कर रहे हैं। बिहार के पास अपना हो गया, अदर स्टेट के पास अपना हो गया, झारखंड पुलिस के पास नहीं है। वो तो मैनुअल है, पुलिस एक्ट तो पूरा मतलब हाँ, तो जो मैनुअल है सर वो अभी भी राज्य सरकार के यहाँ जो प्रस्ताव पड़ा हुआ है वहीं पर पड़ा हुआ है। उसमें हाँ विगत वर्षों में कुछ डिस्कशन हुए थे, कभी किसी पॉइंट पर कभी किसी पॉइंट पर सहमति नहीं हो पाती है, कोशिश की जाएगी। क्या अजय कुमार एक अगले राजनीतिज्ञ के रूप में हम लोग देखेंगे? आपके कई पुराने साथी सेवानिवृत्त होने के बाद या बीच में ही सर्विस छोड़कर राजनीति के अच्छे पदों पर राज्य की सेवा कर रहे हैं, क्या हम लोग भी इस रूप में आपको देखेंगे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।